समाज में हुई किसी भी वारदात को अगर पुलिस संजीदगी से न ले तो अपराधियों के हौसले बुलंदी छूने लगते हैं, जिसके नतीजे में अपराधी बेखौफ एक के बाद एक जालिमाना वारदातों को अंजाम देते हैं और दहशतज़दा समाज शाम होने से पहले ही अपने घरों में छिप जाता है। 70 के दशक का पुणे का जोशी अभयंकर केस इसकी जीती जागती मिसाल है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त ताहिर दंगल अपने चैनल क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत करता हूं। क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे पुणे के जोशी अभयंकर केस की। आइए चलते हैं आज से 47 साल पहले, सन 1976 में पुणे के तिलक रोड स्थित अभिनव कला महाविद्यालय में। इसमें 4 लड़के पढ़ते थे, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कन्नौजी और मुनव्वर हसन शाह। चारों आवारा किस्म के लड़के थे। कॉलेज सिर्फ नामचारे के लिए जाते थे। बहुत सी गंदी लतों जैसे शराब, जुआ, लड़कीबाजी के आदी थे। गरीब परिवारों से थे तो अपनी गंदी लतों को पूरा करने के लिए बाइक, स्कूटर, साइकिल चोरी किया करते थे। आए दिन कॉलेज में झगड़ा भी किया करते थे। पूरे कॉलेज में अपनी इन फितरतों के लिए मशहूर थे। छोटी छोटी चोरियां करते करते अब ये कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करते हैं। ये चारों कॉलेज के पीछे की तरफ एक विश्वा नाम के रेस्टोरेंट में अक्सर जाया करते थे। इस रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा प्रकाश हेगड़े भी इन्हीं के कॉलेज में पढ़ता था। 16 जनवरी 1976 को ये चारों प्रकाश के पिता सुंदर हेगड़े से पैसे वसूल करने का प्लान बनाते हैं और प्रकाश हेगड़े को अपने एक दोस्त सुहास की मदद से करवे रोड वाले अपने सुनसान अड्डे पर बुलाते हैं। ये चारों प्रकाश से एक लेटर लिखवाते हैं, उस पर साइन करवाते हैं, उसके पैसे छीनते हैं और नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं और प्रकाश की बॉडी को ड्रम में डालकर पेशवा पार्क के पास एक झील में फेंक देते हैं और लिखवाए हुए लेटर को पत्थर में लपेटकर सुंदर हेगड़े के घर पर फेंक देते हैं। इधर प्रकाश के न आने की वजह से सुंदर हेगड़े पहले से ही परेशान था। वो लेटर को पढ़ता है और पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि उसे लगता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि उसमें सिग्नेचर की जगह पर प्रकाश हेगड़े लिखा था, जबकि घर में उसे सब देवदास के नाम से जानते थे। प्रकाश नाम का कोई यूज ही नहीं करता था। खैर, पुलिस मिसिंग की एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती और पुलिस की इसी लापरवाही से ये चारों छोटे मोटे मुजरिम दानव बन जाते हैं। ये चारों पुणे छोड़कर कोल्हापुर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते। वहाँ एक बिजनेसमैन के घर पर वारदात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं और वापस पुणे आ जाते हैं। अब वक्त आता है 31 अक्टूबर 1976। ये अपनी दूसरी वारदात को अंजाम देते हैं पुणे के विजयनगर में। यहाँ अछूत जोशी नाम का शख्स अपनी फैमिली के साथ रहता था। शाम 8 बजे के करीब ये चारों अछूत जोशी के घर पर डोरबेल बजाते हैं। दरवाज़ा खुलता है, ये लोग अंदर जाते हैं और दोनों पति पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं और नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं और घर में रखे पैसे, गहनों की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अछूत जोशी का बेटा आनंद घर वापस आ जाता है। ये चारों आनंद पर काबू पा लेते हैं और आनंद के सारे कपड़े उतरवा देते हैं। आनंद अपने माता पिता की लाश देखकर घबरा जाता है और सारे कपड़े उतार देता है। फिर ये लोग आनंद से रुपए, ज्वेलरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। सिर्फ कुछ रुपए, एक मंगलसूत्र और एक घड़ी मिलती है। ये लोग आनंद का भी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं और घर में ढेर सारा परफ्यूम छिड़क कर निकल जाते हैं। अगले दिन पूरा पुणे शहर हाहाकार में। अखबारों में इस हत्याकांड की खबर हेडलाइन बन जाती है। लोग बाग शाम से पहले ही अपने घरों को लौटने लगते हैं। डोरबेल बजने पर लोग बाग खौफजदा हो जाते हैं। पूरे पुणे शहर की फिजाओं में एक डर का सा माहौल घुल जाता है। पुलिस हरकत में तो आती है, लेकिन संजीदगी से केस की जांच नहीं करती। पुलिस को लगता है कि ये किसी बाहरी गैंग का काम है और वक्त बीतता रहता है। इधर इन चारों के हौसले इतने बुलंद थे कि अछूत जोशी मर्डर के ठीक 22 दिन बाद ये चारों शंकर सेठ रोड पर यशोमती बाफना के बंगले में घुस जाते हैं। करोड़पति यशोमती बाफना अपने बंगलों में अकेली रहती थी, लेकिन यशोमती बाफना के 2 हट्टे कट्टे नौकरों के आगे ये चारों टिक नहीं पाते और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। यशोमती बाफना इसकी एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन कार्रवाई नहीं करती। इसे छोटा मोटा चोरी का केस समझकर इग्नोर कर देती है। 1 दिसंबर 1976 को ये फिर वारदात करने निकलते हैं और पहुंचते हैं भंडारकर रोड पर स्मृति बंगले में।
इस बंगले में संस्कृत के स्कॉलर काशीनाथ शास्त्री अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। घर में घुसते ही ये चारों सबसे पहले काशीनाथ अभयंकर के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं। फिर पत्नी इंदिराबाई को मारते हैं। उसके बाद मेड सकूबाई और पोते धनंजय को भी इसी तरह रस्सी के फंदे से गला घोंटकर मार देते हैं। लेकिन घर में मौजूद आखिरी 21 वर्षीय जया को नहीं मारते, उसके कपड़े उतरवा देते हैं। रुपए, ज्वेलरी वगैरह लूट कर जया को भी गला घोंटकर मार देते हैं और परफ्यूम छिड़क कर वहाँ से चले जाते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद अभयंकर जी का बेटा और बहू वापस घर लौटते हैं, जो किसी फंक्शन में गए हुए थे। घर में पड़े पूरे परिवार की 5 लाशों को देखकर गस खाकर गिर पड़ते हैं। बदहवासी की हालत में पुलिस को बुलाया जाता है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। लोगों का आक्रोश और डर अपने चरम पर था। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन, विरोध प्रदर्शन। शाम होते ही दुकान, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट खाली होने लगते हैं। लोग अपने घरों में हैं लेकिन डरे सहमे हैं। डोर बेल बजते ही लोग कांप उठते हैं। इसी सब को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मधुसूदन हुलियालकर को रात में गश्त करने के लिए सीआरपीएफ बुलवानी पड़ी थी। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन कातिलों को कुछ पता नहीं था। इसी बीच मार्च आ जाता है। 23 मार्च 1977 को ये अपना 10वां शिकार करते हैं। अनिल गोखले नाम का एक स्टूडेंट जो इन्हीं के कॉलेज का था, राजेंद्र जक्काल को अलका टॉकीज पर मिलता है और घर छोड़ने के बहाने से अपनी बाइक पर लिफ्ट देकर करवे रोड पर अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ पर पहले से उसके 3 दोस्त मौजूद थे। ये चारों अनिल गोखले से पैसे छीनकर उसे भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मार देते हैं और लाश को मुला मुठा नदी में फेंक देते हैं। अगले दिन पुलिस को नदी में लाश बरामद होती है। स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर जब अनिल गोखले की बॉडी की फोटोग्राफी गौर से देखते हैं तो उसे गले पर रस्सी के निशान देखकर कुछ याद आ जाता है। अभयंकर जोशी फैमिली के गले पर भी इसी तरह के निशान थे। इंस्पेक्टर मानिक राव पुलिस कमिश्नर मधुसूदन हुलियालकर को ये बात बताते हैं कि इन सब मर्डर्स में एक चीज़ कॉमन है, मर्डर्स करने का तरीका। जो गांठ बांधने का तरीका है वो एक ही इंसान का है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत अनिल गोखले के कॉलेज अभिनव कला मंदिर से की जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि अनिल गोखले को लास्ट टाइम सुभाष चांडक के साथ देखा गया था। पुलिस सुभाष चांडक से पूछताछ करती है तो सुभाष चांडक बताता है कि उसे शक है कि यह मर्डर शायद इन 4 दोस्तों ने किया है। पुलिस शक की वजह पूछती है तो सुभाष चांडक बताता है कि इन चारों ने पिछले साल हमारे ही कॉलेज के प्रकाश हेगड़े का मर्डर मेरे सामने किया था। मुझे भी मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा था। अब पुलिस के रडार पर असली कातिल आ चुके थे। प्रकाश हेगड़े की भी फाइल मंगवाई जाती है जिसमें मिसिंग की एफआईआर दर्ज थी। इन चारों के पीछे सादी वर्दी में पुलिस वालों को लगा दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक के आक्रोश को देखते हुए पुलिस कातिलों की किसी भी गलती से कंफर्म करना चाहती थी कि ये असली कातिल हैं, और ये कंफर्म हो भी जाता है, क्योंकि मिसेस बापना के घर में हुए हमले में जब हाथापाई हो रही थी तो ये तीनों कातिल चौथे को बॉस कहकर बुला रहे थे, जिसका जिक्र एफआईआर में भी था। पुलिस इन चारों को उठाती है। पूछताछ शुरू होती है। शुरुआती पूछताछ में ये कुछ नहीं बताते, लेकिन अलग अलग पूछताछ में सारी कहानी बयान कर देते हैं। प्रकाश हेगड़े के शव को पेशवा पार्क के पास झील से निकाला जाता है, जो अब कंकाल बन चुका था। पुलिस जब इनसे पूछती है कि क्राइम स्पॉट पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है, तो बताते हैं कि वारदात के समय ये ग्लव्स का इस्तेमाल करते थे। अच्युत जोशी के बेटे और अभयंकर जी की पोती के कपड़े क्यों उतरवाए, तो बताते हैं कि ताकि वो शर्म के मारे बाहर ना जा सकें और ना शोर मचा सकें। परफ्यूम इसलिए छिड़कते थे ताकि डॉग स्क्वाड परफ्यूम की खुशबू में उलझकर रह जाए, ताकि उन तक ना पहुंचा जा सके। इन चारों को जेल भेज दिया जाता है और पुणे की जनता संतोष की सांस लेती है। 1978 में इनके पकड़े जाने के 1 साल बाद लोअर कोर्ट इन चारों को फांसी की सज़ा सुना देता है। उसके 1 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट भी फांसी की सज़ा बरकरार रखती है। ये मामला उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था। घटना के 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और इनकी फांसी को बरकरार रखा जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट भी इनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर देते हैं। अब फांसी का वक्त मुकर्रर होने ही वाला था कि ये नए नए पैतरे आजमाने शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग मृत्युदंड के बाद अपने अंग दान की अर्जी लगाते हैं ताकि इन्होंने जो पाप किए हैं वो धुल सकें। इससे पुणे की पब्लिक एकजुट हो जाती है और हजारों लोग सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल देते हैं कि इनको जल्द से जल्द फांसी दी जाए। ये सिर्फ वक्त को टाल रहे हैं। फिर भी इस प्रोसेस में कुछ वक्त तो निकल ही जाता है। फिर ये चारों एक नया पैतरा चलते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं कि इन्हें मृत्युदंड फांसी देकर नहीं इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर किया जाए, क्योंकि फांसी की तुलना में इलेक्ट्रिक चेयर पर कम तकलीफ होगी। विडंबना देखिए, ये बात वो कातिल कह रहे थे जिन्होंने 10 लोगों को नायलॉन की रस्सी के फंदे से मौत दी थी। पुणेकर एक बार फिर मेहनत करते हैं और देश के 10 नामचीन डॉक्टर्स की ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देते हैं। डॉक्टर्स की ओपिनियन के मुताबिक इलेक्ट्रिक चेयर की बजाय फांसी में कम तकलीफ होती है। और फिर 27 नवंबर 1983 की सुबह 5 बजे पुणे के यरवदा जेल में इन चारों को फांसी दे दी जाती है। निर्भया केस के कातिलों को फांसी देने से पहले ये आज़ाद भारत के इतिहास का पहला कांड था जिसमें एक साथ 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और क्राइम की कोई लाइफ नहीं होती। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।